गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियोज़ में हमने उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन चैप्टर के अंतर्गत राजस्व संबंधी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के विषय में पढ़ा था। स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त के गुण दोषों के विषय में पढ़ा था और इसमें हमने बताया था कि इस व्यवस्था का पूर्णतया लाभ अंग्रेजों को ही मिला। भारतीय किसानों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और इस व्यवस्था में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह व्यवस्था की कि भूमि के लगान की वसूली या राजस्व वसूली के लिए भूमि को 10 वर्षीय ठेके पर दिया जाए और जमींदारों को स्थायी भूस्वामित्व प्रदान करने की प्रथा हो, किंतु उसमें उसने शर्त रखी कि जो जमींदार निश्चित समय पर निश्चित धनराशि लगातार कंपनी को देता रहेगा, जमा करता रहेगा, तो उसकी जमींदारी बची रहेगी और जो निश्चित समय पर निश्चित राशि को चुकाने में असमर्थ होगा उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी। इस प्रकार जहां अंग्रेजों ने एक नए वर्ग जमींदार वर्ग को प्रश्रय दिया, वहीं पर जमींदारों पर लगाम लगाने के लिए भी, उन पर अंकुश रखने के लिए भी विभिन्न व्यवस्थाएं कायम कर दी थी। बच्चों, इस पर हम अभी प्रकाश डालेंगे कि जिस जमींदार वर्ग को प्रश्रय दिया अंग्रेजों ने, उसी जमींदार वर्ग के साथ अंग्रेजों ने क्या किया। जबकि जमींदार वर्ग अंग्रेजों का पिछलग्गू बना रहा, अंग्रेजी साम्राज्य का हिमायती बना रहा, फिर भी जमींदारों के साथ अंग्रेजों के क्या व्यवहार थे। तो आज का हमारा टॉपिक है बर्दवान यानी बर्धमान, जो कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है, में नीलामी की घटना। जैसा कि अभी हमने बताया कि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत यह व्यवस्था थी कि जो जमींदार समय पर लगान नहीं अदा करेगा, नहीं चुकता करेगा, उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो पहली घटना कहाँ घटित हुई बच्चों? बर्धमान में। बर्धमान कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो यह घटना कब घटित हुई? 1797 ईस्वी में बर्धमान में जमींदारों की जागीर की नीलामी संबंधी घटना घटी। ध्यान से सुन लीजिए बच्चों फिर से कि सर्वप्रथम जमींदारों की जागीर की नीलामी स्थायी बंदोबस्त के तहत कहाँ शुरू की गई? तो बर्धमान। बर्धमान कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है प्रेजेंट टाइम में, और 1797 में। यह क्या थी? एक सार्वजनिक घटना थी। इसमें बर्धमान के राजा के अनेक महल बेचे गए थे, यानी कि जमींदारी की नीलामी में राजा के महल को भी बेचना पड़ा। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। इसमें वर्धमान के राजा के अनेक महल बेचे गए थे। इस्तमारारी प्रथा लागू होने के बाद लगभग 75%
जमींदारियां बेच दी गई थी। तब इसमें क्या होता था कि जो जमींदार जरा सा सहूलियत बरतता था रयत से, तो समय पर जमींदारी की लगान को चुका नहीं पाता था। उसमें अंग्रेज़ों ने एक नियम बनाया था, सनसेट यानी सूर्यास्त के पहले एक डेट फिक्स होता था कि इस दिन प्रत्येक जमींदार अपनी राजस्व को निश्चित जो धनराशि की जाती थी उसको जमा करेगा। अगर सूर्यास्त से पहले उस डेट में जमींदार लोग अपनी निश्चित लगान राशि को जमा कर देते थे तो उनकी ज़मींदारी आगे चलती रहती थी। अगर सूर्यास्त के पश्चात वो जमा नहीं कर पाते थे तो उनकी ज़मींदारियों को नीलाम कर दिया जाता था। तो वर्धमान में 75% ज़मींदारियों को नीलाम कर दिया गया, यानी ज़मींदारों के ऊपर भी छुरी लटकी रहती थी। इस बात की बच्चों कि समय से निश्चित धनराशि ईस्ट इंडिया के कोष में जमा करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोष में जमा करना है। जमा न करने पर क्या होगा, उनकी ज़मींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा। और ज़मींदार राजस्व अदायगी में क्यों विफल हो जाते थे, यानी जो ज़मींदार थे जो ज़मीन की बोली लगा करके ज़मींदार बनते थे 10 वर्षों के लिए, वो निश्चित समय पर लगान पहुंचाने में क्यों असमर्थ थे। ज़मींदारों की राजस्व अदायगी में विफलता की घटना क्यों विफल थे, क्यों असमर्थ थे। तो बच्चों, जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि अंग्रेज़ों ने अपने लाभ के लिए अधिक से अधिक धन कमाने के लिए सबसे पहले भू राजस्व व्यवस्था को ही चुना। और अंग्रेज ये नहीं देखते थे कि फसल अच्छी हुई कि नहीं हुई, बारिश अच्छी हुई कि नहीं हुई, क्योंकि हमारी यहाँ कृषि शुरू से ही मानसून पर आधारित थी। तो मानसून अच्छा होता था तो कृषि अच्छी होती थी और किसान आसानी से लगान ज़मींदारों को दे देता था और ज़मींदार भी समय पर लगान जमा कर देता था। किंतु जब अत्यधिक बारिश हो जाती थी, यानी बाढ़ आ जाता था या सूखा पड़ जाता था, तो उपज कम होती थी और इसके साथ ही बहुत सारे कारण होते थे जिनकी वजह से किसान ज़मींदारों को लगान समय पर नहीं चुका पाते थे और ज़मींदार भी लगान को समय पर अदा नहीं कर पाता था। फलतः उनकी ज़मींदारियाँ छीन ली जाती थी, नीलाम कर दी जाती थी। और कभी कभी ऐसा भी होता था बच्चों कि ज़मींदार, जब अंग्रेज़ गवर्नर ज़मींदारी को नीलाम करता था तो जितना बोली लगाता था उतना बोली अगर कोई नहीं दे पाता था, बोली मतलब दाम लगाया जाना, ऊंचा दाम, जैसे कोई 1 रुपया बोला, कोई 2 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई 1000 रुपये, तो मान लो 1000 के ऊपर कोई नहीं जाता तो उसी पर फिक्स हो जाता है। इसी को नीलामी कहते हैं, ऊंची बोली लगाई जाती है किसी भी वस्तु की। तो ऐसे ही ज़मीन की ऊंची बोली जब गवर्नर लगाता था, अगर कोई नहीं दे पाता था उस ज़मींदार से अधिक, जो कि प्रेजेंट टाइम का ज़मींदार होता था, तो पुनः फिर उसको वही जागीर प्रदान कर दी जाती थी। तो इस प्रकार ज़मींदारियाँ परिवर्तित होती रहती थी। तो हमारा टॉपिक जो है क्या है, ज़मींदारों की राजस्व अदायगी में विफलता की घटना। तो ब्रिटिश अधिकारियों का यह सोचना था कि राजस्व की देय धनराशि, देय मतलब दिया जाने वाला, निश्चित होने के कारण कंपनी को निश्चित समय पर एक निश्चित धनराशि प्राप्त होगी और ज़मींदारों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी, जिससे अधिक लाभ प्राप्ति की आशा से वे अपनी भू राजस्व संपदा में भी सुधार करेंगे। और दूसरा क्या था कि ज़मींदारों के अधीन लगभग 400 गांव आते थे,
जिनसे वे राजस्व इकट्ठा किया करते थे। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू होने के पश्चात जमींदार अपनी राजस्व की राशि को अदा करने में लापरवाही करते रहे और इस वजह से उनकी बकाया राजस्व राशि बढ़ती चली गई और जमींदारों की राजस्व अदायगी की असफलता के एक नहीं कई कारण थे, जैसा कि अभी हमने बताया। और इसमें पहला कारण क्या था बच्चों? राजस्व की मांगे ऊंची होना। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि राजस्व की मांगे ऊंची कर दी थी। इसके विषय में कंपनी ने यह तर्क दिया कि जैसे जैसे कृषि की पैदावार और कीमतों में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे जमींदारों पर राजस्व का बोझ कम होता जाएगा। तो इस वजह से जो राजस्व की ऊंची मांग थी, जमींदार उसको अदा नहीं कर पाते थे। दूसरा कारण क्या था कि 1790 के दशक में कृषि उत्पादों की मांग ऊंची थी, जबकि कृषि उपज की कीमत निम्न थी। यानी अंग्रेज क्या करते थे? सस्ते दामों में कृषि उपज को रैयत से ज़बरदस्ती खरीद लेते थे और उससे बना बनाया माल यानी कि कृषि पर आधारित उद्योग से जो सामान बनाया जाता था उसे क्या कहेंगे? कृषि उत्पाद। वो अधिक ऊंचे दामों पर बिकता था, जबकि कृषि की उपज जिससे कि उत्पाद बनता था उसकी कीमत कम होती थी, जिसके कारण किसान या रैयत के लिए जमींदार को उनकी देय राशियां चुकाना मुश्किल था। यानी किसान समय पर लगान नहीं चुका पाता था जमींदारों को, जिससे जमींदारों को भी राजस्व की धनराशि चुकाने में कठिनाई होती थी। तो दूसरा कारण क्या हुआ कि कृषि उत्पादों की मांग ऊंची होना, जबकि उपज की कीमत निम्न होना। और तीसरा, वसूल किया जाने वाला राजस्व असमान था तथा फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का निश्चित समय पर भुगतान आवश्यक था। और सूर्यास्त कानून यानी सनसेट लॉ के अनुसार, जैसा कि अभी हमने बताया बच्चों की सूर्यास्त के पहले अगर निश्चित समय पर यानी जो डेट निश्चित होता था, निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक निर्धारित राजस्व धनराशि का भुगतान करना अनिवार्य था। यदि यह भुगतान उस समय तक नहीं किया जाता था तो जमींदार को जमींदारी से निष्कासित कर दिया जाता था, यानी उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। तो निश्चित समय पर अगला टॉपिक क्या हुआ? निश्चित समय पर धनराशि का भुगतान न कर पाना। और अगला, इस्तमरारी बंदोबस्त ने जमींदारों की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी के प्रबंध तक ही सीमित कर दिया। यानी जमींदारों के शक्ति को भी कंपनी द्वारा सीमित करने का प्रयास किया गया। इसलिए जमींदार वर्ग जो कि अंग्रेज़ों का पिछलग्गू था, उसमें से कुछ लोग क्या थे? समय पर लगान चुकता करने में, जमा करने में लापरवाही करने लगे और फलतः जमींदारियां नीलाम होने लगी। कंपनी द्वारा जमींदारों के अधिकारों को सीमित करने की समस्या। तो कंपनी जमींदारों को जहां एक और प्रश्रय दे रही थी, वहीं उनको शक्तिशाली न हो इसके लिए उनके पर कतरने के लिए भी कई नियम बना रही थी। जैसे ब्रिटिश कंपनी जमींदारों को महत्व देने के साथ ही उन्हें नियंत्रित कर उनकी स्वतंत्रता को सीमित करना चाहती थी। क्यों करना चाहती थी बच्चों? क्योंकि कंपनी के गवर्नरों के मन में डर रहता था कि कहीं जमींदार वर्ग शक्तिशाली न हो जाए और हमारे ऊपर हावी न हो जाए। इसलिए क्या करते थे ये लोग कि उन्हें नियंत्रित कर उनकी स्वतंत्रता को सीमित करना चाहती थी।
इसी उद्देश्य से कंपनी ने जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया। यानी जमींदारों के पास जो सेना की टुकड़ियाँ होती थी उसे क्या कर दिया, तोड़ दिया, भंग कर दिया, समाप्त कर दिया। आय के स्रोत सीमा शुल्क को खत्म कर दिया। यानी जमींदार जो सीमा शुल्क वसूल करता था अब उसको खत्म कर दिया गया। एवं उनकी कचहरियों को भी कंपनी के कलेक्टर के निरीक्षण में कर दिया गया। यानी जमींदार की जो कचहरी लगती थी, जमींदार जो अपने रैयत को न्याय देने का कार्य करता था, अब उस कचहरी को भी भंग कर दिया गया। कंपनी की तरफ से क्या हुआ, भंग कर दिया गया और कंपनी के कलेक्टर के निरीक्षण में कर दिया गया। साथ ही जमींदारों को प्राप्त स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस व्यवस्था करने की शक्ति से भी मुक्त कर दिया गया। शुरू में क्या किया गया था, अंग्रेजों ने जमींदारों को प्रश्रय दिया था, उन्हें कचहरियाँ लगाने, स्थानीय पुलिस बल भर्ती करने और रैयत को न्याय देने का कार्य सौंपा था। किंतु धीरे धीरे उनके पर को कतरने के लिए इन्हीं चीज़ों को भंग करना शुरू किया। और आगे क्या किया बच्चों कि गाँव में जमींदारों की अपेक्षा जब ये शक्तिहीन होने लगे और ये अंग्रेजों के पिछलग्गू बने ही रहे, तो इनसे जो है प्रजा नाखुश रहने लगी, रैयत नाखुश रहने लगी, क्योंकि ये ज़बरदस्ती विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करते थे रैयत को लगाना शुरू करने के लिए, अपनी ज़मींदारी बचाने के लिए। तो गांव में ज़मींदारों की अपेक्षा जोतदारों का प्रभुत्व अधिक बढ़ने लगा। जोतदार यानी ग्रामीण मुखिया। क्यों? क्योंकि ज़मींदार शहरों में रहते थे और जोतदार गांव में रहता था, ग्रामीण क्षेत्र में रहता था। अतः गांव के अधिकांश लोगों पर उसका सीधा नियंत्रण रहता था। जब एक साथ लोग रहते हैं, जैसे अपने घर में ही ले लीजिए, जो मेंबर बाहर रहता है उसका घरेलू मामलों में उतना प्रभाव नहीं रहता है जितना कि एक साथ रहने वालों का रहता है। तो यहाँ भी क्या हुआ बच्चों कि ज़मींदार जो था वो कहाँ रहता था, शहर में रहता था, जबकि जोतदार गांव में रहता था। अतः गांव के अधिकांश लोगों पर उसका सीधा नियंत्रण था। जोतदारों को बंगाल में कुछ स्थानों पर हवलदार एवं गांटीदार भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हवलदार एवं गांटीदार। और ये बंगाल में सबसे अधिक शक्तिशाली वर्ग था। राजस्व इकट्ठा होने के समय पर जमींदार अपने एक अधिकारी, जिसे अमला कहा जाता था, को गांव में भेजता था। कौन भेजता था? जमींदार। क्या करने के लिए भेजता था? राजस्व इकट्ठा होने के समय भेजता था। यानी राजस्व इकट्ठा, जो अधिकारी राजस्व इकट्ठा करता था उसकी सहायता के लिए, उसकी देखभाल के लिए अमला नामक अधिकारी को जमींदार गांव में भेजता था। और कई बार फसल खराब होने के कारण किसान अपनी देय राशियों का भुगतान नहीं कर पाते थे तथा कुछ किसान जानबूझकर भी भुगतान नहीं करना चाहते थे या देर से करते थे। तो इस वजह से जमींदारों की जमींदारियां नीलाम होती चली गई। अब जमींदार, जोतदार, रैयत, सिकमी आदि के राजस्व वसूली संबंध को दर्शाया गया है। तो इनमें क्या संबंध था बच्चों? आप इसमें देख सकते हैं, जमींदार जोतदार, रैयत, सिकमी आदि के राजस्व वसूली संबंध। तो जमींदार जो होते थे
कंपनी को राजस्व अदा करने के लिए गांवों पर राजस्व संबंधी मांग निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार थे और गांव का प्रत्येक छोटा या बड़ा रैयत जमींदार को लगान अदा करता था, यानी जमींदार के प्रति उत्तरदायी था। और जोतदार अन्य रैयतों को उधार देते थे और अपनी फसल बेचते थे। रैयत कुछ जमीन स्वयं जोतते थे और बाकी जमीन शिकमी रैयत यानी निम्न स्तर के किसानों को लगान पर दे देते थे। तो इनके संबंध को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। कंपनी क्या थी? सबसे ऊपर था कंपनी राज, सबसे ऊपर। और इसके बाद जमींदार वर्ग आता था जो कि कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, यानी जमींदार क्या करता था? लगान वसूल करके कंपनी कोष में जमा करता था। और रैयत यानी प्रजा किसके प्रति उत्तरदायी थी? जमींदार के प्रति। रैयत जमींदार को लगान देती थी। और शिकमी रैयत यानी निम्न स्तर का किसान, छोटा किसान जो होता था वो किसके प्रति उत्तरदायी था? रैयत के प्रति, क्योंकि रैयत कुछ जमीन पर स्वयं, रैयत यानी प्रजा यानी सामान्य जन कुछ जगह पर स्वयं खेती करते थे, तो कुछ खेत शिकमी रैयत यानी निम्न स्तर के किसानों में बांट देते थे और कृषि कार्य करवाते थे। तो ये शिकमी रैयत जो है रैयत के प्रति उत्तरदायी होता था। और जैसा कि आप इधर देख रहे हैं एक बॉक्स, जोतदार। अभी अभी हमने ऊपर बताया कि बंगाल में एक जोतदार वर्ग का उदय हुआ। जोतदार कौन होता था? जोतदार को हवलदार या गांटीदार बोला गया, जो कि बड़े भूखंड पर अधिकार कर लेता था और ग्रामीण मुखिया के तौर पर कार्य करता था। ये कहाँ से आता था? रैयत से ही आता था। जो धनी व्यापारी होता था, महाजन होता था, साहूकार होता था, वही क्या हो जाता था? जोतदार हो जाता था, क्योंकि ये रैयत को उधार देता था। और उधार की अदायगी न करने पर रैयत की ज़मीन इसकी ज़मीन हो जाती थी। किसकी हो जाती थी? जोतदार की, यानी कि व्यापारी, महाजन या साहूकार की। तो इस प्रकार इन दोनों के संबंध जो है एक दूसरे पर आश्रित थे। ये दोनों, रैयत इनसे उधार लेती थी और ये रैयत को उधार देते थे। रैयत इन्हें उसके बदले में ब्याज देती थी और ब्याज अदा न करने पर रैयत की ज़मीन इनकी ज़मीन हो जाती थी। जैसा कि आपने विभिन्न पिक्चरों में, सीरियलों में देखा होगा कि साहूकार वर्ग, महाजन वर्ग क्या करते थे? अंगूठा लगवा लेते थे, क्योंकि उस समय बहुत पढ़े लिखे बहुत कम लोग होते थे और जो पढ़े लिखे भी होते थे तो धन की कमी के कारण उन्हें ज़मीन इनके पास गिरवी रखनी पड़ती थी और ये सूद पे सूद लिए जाते थे। पैसा इनका उधार चुकता होता ही नहीं था और अंततः इन्हें अपनी ज़मीन इनको देनी पड़ती थी। तो ये इनके आपसी संबंध थे। और शिकमी रैयत जो थी वो इनके खेतों पर मज़दूरों की तरह कार्य करती थी। तो ये इनके आपसी संबंध थे बच्चों। सबसे ऊपर कौन होता था? कंपनी राज होता था। इसके बाद जमींदार वर्ग होता था। जमींदार के नीचे रैयत होती थी, रैयत के नीचे शिकमी रैयत होती थी। और रैयत में से ही जो धनी साहूकार वर्ग होता था वो जोतदार वर्ग के रूप में तब्दील हो गया था, जो कि रैयत को उधार दिया करता था। तो ये स्थिति थी बंगाल में प्रजा की और कंपनी की। जमींदारी बचाने हेतु जमींदारों द्वारा किए गए प्रयास। अगला टॉपिक क्या है कि जमींदारी बचाने हेतु, जैसा कि अभी अभी हमने बताया था बच्चों, कई बार हमने जिक्र किया कि जमींदारियों को नीलाम कर दिया जाता था। कारण भी बताया था कि किस लिए नीलाम किया जाता था, क्योंकि समय पर धन की अदायगी नहीं हो पाती थी। तो जमींदारी को नीलाम होने से बचाने के लिए जमींदारों द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया? कोई भी जमींदार जो ऐश का ज़िंदगी बसर कर रहा था वह आसानी से अपनी ज़मींदारी को नीलाम होने देगा? नहीं होने देगा ना। तो उसके लिए
जमींदार वर्ग प्रयत्नशील होता था, विभिन्न प्रकार के प्रयास करता था और कभी कभी उनका प्रयास सफल हो जाता था, कभी कभी असफल होता था। क्या क्या प्रयास करते थे? जमींदार अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण बनाए रखने हेतु फर्जी बिक्री का सहारा लेते थे। फर्जी बिक्री, फर्जी आप लोग जानती ही हैं किसे कहते हैं। तो इनमें नीलामी के समय क्या करते थे? जमींदारी का एजेंट उसकी ओर से जमींदारी खरीद लेता था, यानी जमींदार का जो एजेंट होता था वही जमींदारी को खरीद लेता था। तो इस प्रकार जमींदारी उनकी बची रह जाती थी। दूसरा, कुछ जमींदार अपनी भू संपदा का कुछ भाग अपनी माता या पत्नी के नाम कर देता था। ऐसा क्यों करता था? क्योंकि उस समय यह नियम था कि स्त्रियों की संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। तब स्त्रियों के नाम पर जो संपत्ति होती थी उसे छीना नहीं जाता था। इसलिए जब जमींदार जानता था कि उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी, क्योंकि वो समझ जाता था जब वो धन समय से नहीं पहुंचा पाता था तो उसको पता हो जाता था कि अब उसकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाएगी, तो कुछ भाग को बचाने के लिए अपनी माता या स्त्री के नाम उसको कर देता था। स्त्रियों की संपत्ति नहीं छीनी जाएगी, उस समय का नियम था, इसलिए ऐसा करता था। तीसरा क्या करता था? उचित बोली न लगाने या नीलामी की धनराशि न मिलने पर, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि नीलामी की प्रक्रिया चलती रहती थी, बार बार दोहराई जाती थी और अंत में पर्याप्त बोली न लगने पर पुनः संबंधित जमींदार को वह भू संपदा वापस लौटा दी जाती थी। यानी जो जमींदार रहता था उसी को पुनः वहाँ की जमींदारी, उस क्षेत्र की जमींदारी सौंप दी जाती थी। इस प्रकार जमींदार को वही भू संपदा पुनः प्राप्त हो जाती थी। 1793 से 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों ने अनेक बेनामी खरीदारियां की, जिनमें कुल 30 लाख की प्राप्ति हुई तथा संपूर्ण बिक्रियों में से 15% बिक्री नकली थी। कभी कभी जमींदार लाठी के बल पर नीलामी में भाग लेने के लिए शामिल नए जमींदारों को भगा देते थे अथवा नए जमींदारों को नीलामी में शामिल होने नहीं दिया जाता था। पुनः 1930 के दशक में मंदी के कारण जमींदारों का पतन होने लगा और इसी स्थिति में जोतदारों की स्थिति मजबूत हो गई, क्योंकि जोतदार वर्ग क्या था बच्चों? शाहूकार वर्ग, महाजन वर्ग था और यह लोगों को उधार दिया करता था, रैयत को उधार दिया करता था। इसलिए इनकी स्थिति मजबूत होती चली गई और जमींदारों की स्थिति कमज़ोर होती चली गई। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? जोतदारों का उदय। तो 18वीं शताब्दी के अंत में जमींदारों की स्थिति कमज़ोर होने के पश्चात कुछ धनी किसान वर्गों का उदय हुआ, जो जोतदार के नाम से जाने गए। ये कौन थे? किसान वर्ग ही था, यानी रैयत ही थी लेकिन धनी। और फ्रांसिस बुकानन ने उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में जोतदारों का विस्तृत विवरण दिया है। बुकानन क्या था? यह पेशे से डॉक्टर था और साथ ही बुकानन जो है सर्वेक्षण भी किया करता था। सर्वेक्षणों में इसकी रुचि होती थी बच्चों, और यह लिखने का भी काम करता था। तो यह बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। आगे इसके विषय में अभी हम बताएंगे। तो इसने सर्वेक्षण किया था और 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में जोतदारों ने कई हजार एकड़ जमीनों को अर्जित कर लिया। साथ ही साथ स्थानीय व्यापार एवं साहूकार के व्यवसाय पर भी अधिकार कर लिया और जोतदारों की अधिकांश जमीनों पर बटाईदार कृषि करते थे। बटाईदार मतलब ये जमीनों को बांट दिया करते थे और इस कृषि का आधा भाग जोतदार को दे दिया जाता था। तभी किसान फायदे में रहता था। जमींदार जो होते थे वो सख्ती से वसूल करते थे राजस्व को, और जोतदार क्या करता था कि ज़मीन को बांट देता था, बटाई पर दे देता था और किसानों से क्या करता था कि आधा भाग उपज का आधा भाग क्या हो, कृषि का आधा भाग
जोतदार को दे दिया जाए, तो जितना भी उपज हो उसका आधा भाग। ऐसा नहीं था कि अगर उपज न हो तो भी ज़मींदारों की तरह लगान अदा किया जाए। तब जब पैदा हो तभी जितना पैदा हो उसका आधा भाग जोतदारों को देना होता था। इसलिए जोतदारों का ग्रामवासियों पर प्रभाव बढ़ता गया। गांव में जोतदारों की शक्ति ज़मींदारों की शक्ति से अधिक थी। ये गांव में रहते थे, जिससे ग्रामवासियों के बड़े भाग पर इनका नियंत्रण होता था, क्योंकि ये ग्रामीणों के सुख दुख में शामिल होते थे। इसलिए इनका प्रभाव ज़मींदारों की अपेक्षा बढ़ता चला गया। अब है फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक ब्रिटिश चिकित्सक थे। पेशे से क्या थे बच्चों? डॉक्टर थे। और बुकानन ने बंगाल चिकित्सा सेवा के लिए 1794 से 1815 ईस्वी तक कार्य किया था। कुछ वर्षों तक बुकानन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली के चिकित्सक के रूप में भी कार्य किया था। उन्हीं के प्रयास से कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना हुई। वर्तमान में जो चिड़ियाघर है अलीपुर में, वह बुकानन की ही देन है। इन्हीं की सलाह पर यह चिड़ियाघर स्थापित किया गया। बुकानन ने बंगाल सरकार के आदेश पर कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण भी किया था। क्या किया था इसने? सर्वे किया था। इसका कंपनी के अधिकार में आने वाले भूमि का सर्वे किया था। और बुकानन ने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों तथा खनिजों को खोजने के लिए विभिन्न प्रकार की खोज यात्राएं आयोजित की थी। यानी कि यह खोजी यात्राएं भी करते थे। ये खोजी यात्राएं भी करते थे। इसके साथ ही उन्होंने न केवल लौह खनिज, अभ्रक, ग्रेनाइट तथा साल्टपीटर से संबंधित स्थानों का पता किया, बल्कि नमक बनाने तथा कच्चा लोहा निकालने के स्थानीय तरीकों का भी पता लगाया, निरीक्षण किया। और बुकानन की प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से अलग थी। स्थानीय निवासियों के विषय में यह भ्रमित था और उनका आकलन कंपनी के वाणिज्यिक हितों एवं प्रगति के संबंध में आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से निश्चित किया करता था। यानी ये उन लोगों को असभ्य कहता था जो लोग कंपनी के हित में कार्य नहीं करते थे। तो बुकानन के विवरण से जंगल व देहाती क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यह देहाती और जंगल के लोगों को पिछड़ा हुआ मानता था और इसका मानना था कि वे अनिवार्य रूप से जंगल के लोगों की जीवन शैली के आलोचक थे और मानना था कि वनों को कृषि के योग्य बनाना चाहिए, बदलना चाहिए। 1815 में बुकानन इंग्लैंड गया और अपनी माता की मृत्यु के पश्चात हैमिल्टन वंश को अपना लिया, जिसके फलस्वरूप वह हैमिल्टन बुकानन के नाम से जाना गया। तो बुकानन ने, जैसा कि हम यात्रियों के विवरण के अंतर्गत इसका परिचय दे चुके हैं, तो इसने अपनी किताब में लिखा है कि जंगल में निवास करने वाली जो जातियां हैं अत्यंत पिछड़ी हुई हैं, असभ्य हैं, इनको सुधारने का कार्य अंग्रेज़ों को करना चाहिए। यानी कि अंग्रेज़ों को सभ्य मानता था और भारतीय देहात के रहने वाले और जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को असभ्य मानते थे। कंपनी, अगला टॉपिक हमारा है कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में 5वीं रिपोर्ट की पृष्ठभूमि। 1760 के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में स्थापित होने के साथ ही कंपनी के क्रियाकलापों पर ब्रिटेन में ध्यान रखा जाने लगा था। क्या हुआ बच्चों? अब ब्रिटिश सरकार कंपनी के क्रियाकलापों पर, कंपनी क्या थी? एक व्यापारिक कंपनी थी और इसके गवर्नर जो भी आते थे माला माल हो जाते थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार इन पर ध्यान रखने लगी। ब्रिटेन अनेक राजनीतिक समूहों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि जो लाभ पूरी ब्रिटेन को मिलना चाहिए वो केवल कंपनी को ही मिल रहा है। कंपनी के अव्यवस्थित प्रशासन, अधिकारियों के स्वार्थ
भ्रष्टाचार जैसी घटनाओं के प्रकाश में आने के बाद कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 18वीं सदी के अंतिम दशकों में अनेक नियम निर्धारित किए गए। तब ब्रिटिश संसद द्वारा अंततः कदम उठाते हुए 18वीं सदी के अंत में अनेक अधिनियम पारित कर दिए गए। किसके लिए बच्चों? कंपनी को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए। किस कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और कंपनी को भारत के प्रशासन से संबंधित विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए बाध्य किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा यह निर्देश दिया गया कि कंपनी को नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट संसद को भेजनी होगी और साथ ही साथ कंपनी के कामकाज की जांच हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गई, जिसमें प्रवर समिति द्वारा तैयार 5वीं रिपोर्ट ऐसी ही रिपोर्ट थी। अब 5वीं रिपोर्ट क्या थी बच्चों? कंपनी शासन में होने वाले परिवर्तनों का विस्तृत विवरण 1813 ईस्वी में रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया। तो 1813 का चार्टर एक्ट जो है वो क्या है? इस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया गया था। यह रिपोर्ट उन रिपोर्टों में से 5वीं रिपोर्ट थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के संबंध में तैयार की गई थी, इसलिए इसे 5वीं रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। बच्चों 1813 में जो चार्टर एक्ट तैयार किया गया था वह ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में 5वीं रिपोर्ट थी, इसलिए इसे 5वीं रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट के 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के थे, जो जमींदारों तथा रैयतों की अर्जियां, अलग अलग जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणों की सांख्यिकीय तालिकाएं और बंगाल तथा मद्रास के राजस्व और न्यायिक प्रशासन से संबंधित लिखित टिप्पणियां थी। यानी सारे दस्तावेज जो थे वो इस रिपोर्ट में संलग्न थे। 5वीं रिपोर्ट के प्रमुख पहलू। तो 5वीं रिपोर्ट के प्रमुख पहलू क्या थे? पहला था, इसमें शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजी शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखागारों तथा जिलों के स्थानीय अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच की। अभिलेख मतलब दस्तावेज, यहाँ पर दस्तावेजों की जांच की गई और इसे तैयार करने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने को तत्पर थे। तब जो जांच आयोग के लोग थे वे लोग कंपनी के शासन को उचित नहीं मानते थे। कुप्रशासन की आलोचना करने पर क्या थे? तत्पर थे, तैयार थे। जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी ज़मीन खोते जा रहे थे उसके बारे में भी बढ़ाकर लिखा गया, किंतु उसका विशेष उल्लेख नहीं मिलता। कंपनी के क्रियाकलापों पर ब्रिटेन में ध्यान रखा जाने लगा, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि जो लाभ पूरे ब्रिटेन को मिलना चाहिए वह केवल कंपनी को ही मिल रहा है। इस रिपोर्ट की पृष्ठभूमि बनी। तब जो 5वीं रिपोर्ट थी उसकी मुख्य पृष्ठभूमि क्या बनी बच्चों? कि जो लाभ पूरे ब्रिटेन को मिलना चाहिए भारत से वह केवल एक कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही है। अतः विभिन्न तथ्यों के बावजूद आधुनिक शोधों से यह पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगला टॉपिक है हमारा बंगाल के देहाती क्षेत्र, जिस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। तो बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त
जिसका कि अंग्रेज़ों को हर प्रकार से लाभ मिला और जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा एक नए वर्ग का सृजन किया गया जिसे ज़मींदार वर्ग कहा गया। बाद में ज़मींदार वर्ग का भी प्रभुत्व समाप्त हो गया और उनके स्थान पर जोतदार वर्ग उभर कर के सामने आया। और फिर कंपनी प्रशासन ने भारत में खूब भ्रष्टाचार किया और उस भ्रष्टाचार की चर्चा ब्रिटेन में होने लगी और अंततः ब्रिटिश संसद को कंपनी प्रशासन में हस्तक्षेप करना पड़ा और कंपनी पर नियंत्रण के लिए 1813 में कानून बनाना पड़ा। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बंगाल के देहाती क्षेत्र पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद बच्चों।